नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रीमियर सेशन में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको 5 सेकंड दिया जाएगा आंसर करने के लिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में लाइव लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होगा और आपको उसका आंसर याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये सेशन रखा जाता है। और सीएसएफ और आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो उसी के लिए हमने ये सेशन रखा हुआ है। तो अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसमें आ जाएं। और आप वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक, तो आप अपना स्कोर मेंशन कीजिए। मैं प्रीवियस भी काफ़ी सारे प्रीमियर सेशन दे चुका हूं जिसमें 50 to 60 लोग आते हैं, जुड़ते हैं लाइव सेशन के साथ। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले, विच ऑफ द प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सब लोग बताएंगे दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, वीनस इसका राइट आंसर है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। मैं 5 सेकंड तक होल्ड रुकूंगा, आप लोग के आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर है वीनस। और वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि राज्य का शासन कौन चलाएगा। ठीक है, राज्य को कौन चलाएगा, तो इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे। दोस्तों, इसको प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। तो आप बताएंगे कि प्रेसिडेंट रूल में स्टेट में कौन राज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो उस पर्टिकुलर राज्य का जो राज्यपाल होगा दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल के दौरान राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों पर वही कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक, इसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। भारत के संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का वर्णन है। ठीक है, 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं उनका वर्णन है। सबसे पहले है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आता है आर्टिकल 352 के अंदर। इनके आर्टिकल जरूर याद रखिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया, हम उसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो ये आता है आर्टिकल 356 में। और तीसरा है वित्तीय इमरजेंसी, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल, ये आता है आर्टिकल 360 में। और इंडिया में अभी तक का वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन सभी आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, यह पावर किसको दी जाती है कि कोई भी देश में इमरजेंसी लगेगी, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर। तो मध्य प्रदेश में पन्ना नामक जगह आपने जरूर सुनी होगी, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोस्तों किस चीज़ के लिए फेमस है बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना इज इम्पोर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश, इट इज़ फेमस फॉर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, डायमंड माइन। यहाँ पर हीरे की खदानें हैं, इसीलिए पन्ना जो है यह बहुत फेमस है। इसको सिटी ऑफ डायमंड्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ डायमंड्स। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिटी ऑफ डायमंड्स किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे पन्ना। और यह कौन सी रेंज में आता है? दोस्तों, CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पन्ना है वह किस रेंज में आता है, तो ये आता है विंध्य रेंज में। कौन सी रेंज में आता है? विंध्य रेंज में। ठीक, तो और दोस्तों, जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, अतिरिक्त जानकारी देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका लिंक शेयर करके वीडियो को लाइक ठोक दो। अगला प्रश्न है, हु होल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने की ताकत कौन रखता है, या जजों की नंबर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की पावर किसके पास होती है? तो सब लोग बताएंगे दोस्तों, यह पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ?
तो सब लोग इसका आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की संसद में अध्यादेश लाकर जजों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, लिंक को शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न, जेट स्ट्रीम्स आर यूजुअली फाउंड इन। तो हमारे वायुमंडल में जेट स्ट्रीम कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सबसे पहली बात है कि जेट स्ट्रीम होते क्या हैं। दोस्तों वायुमंडल में जहाँ पर गर्म हवा जिसको हम वार्म एयर बोलते हैं और ठंडी हवा जिसको हम कोल्ड एयर बोलते हैं, तो वार्म एयर और कोल्ड एयर जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर उनका मिक्सचर होता है, तो वहाँ पर जो स्ट्रीम्स बनती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक, और वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जो कि 9 माइल ऊपर होती है मेन से। ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्रेड्समैन लेवल के एग्जाम में। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, आप सभी को पता है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आती है और 4258 माइल लंबी है। और दोस्तों कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? इसका आंसर बताएंगे दोस्तों सब लोग कि कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप या फिर डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को ही डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज फॉर्म्ड बाय विच रूलर। तो दोस्तों पहली जो जैन काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तब तक वह इसका आंसर देंगे, तब तक मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे या किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? तो स्थूल बाहु। ठीक है, स्थूल बाहु। और किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि उस समय राजा कौन था? तो सब लोग आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? विच स्ट्रेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। तो कौन सी जल संधि है दोस्तों जो कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर सब लोग बताएंगे कि वह कौन सी जल संधि है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बेरिंग स्ट्रेट इसका राइट आंसर है। कौन सी स्ट्रेट दोस्तों? बेरिंग स्ट्रेट जो है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। ठीक, अगला प्रश्न, आगा खान अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच एरिया इज आगा खान अवार्ड गिवन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगा खान अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। कीवर्ड देख लीजिए, आगा खान अवार्ड। सब लोग बताइए दोस्तों, फिर मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। तो जो आगा खान अवार्ड है दोस्तों, वो आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें लिख रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आगा खान गोल्ड कप, ठीक है, आगा खान गोल्ड कप ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो गोल्ड कप है वह फुटबॉल में दिया जाता है, लेकिन जो आगा खान अवार्ड है ये आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप क्लैरिफाई रखिए, अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर द उरी डैम लोकेटेड। तो उरी नाम से आपको पता चल गया होगा कि आप सब लोग ने उरी मूवी देखी होगी और उरी अटैक हुआ था एक बार पहले। तो दोस्तों उरी से आपको इतना पता चल गया होगा कि ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। तो ये कौन सी नदी पर है बताइए? ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 झेलम रिवर पर। ठीक है, तो उरी डैम किस नदी पर है? झेलम रिवर पर है। यहाँ पर डैम के साथ साथ एक जल विद्युत परियोजना चलती है, ठीक, जो कि 480 मेगावाट की है। और अगर इसका पर्टिकुलर आपसे प्लेस पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। इसके उपराज्यपाल कौन है? अभी मनोज सिन्हा। इसी के साथ लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। दोनों चीज याद रखेंगे। अगला प्रश्न,
किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है? विच विटामिन डेफिशिएंसी डज नॉट कॉज अ ब्लड क्लॉट ऑन इंजरी? दोस्तों अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई, आप ऑप्शन देंगे, ऑप्शन से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ तब तक का। जो विटामिन के है, विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब आप बताएंगे इनमें से किसका नाम विटामिन क्यू है, के है सॉरी, ठीक है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए फाइलोक्विनोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। और जब हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में अगर कहीं पर कट गया तो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वहां से ब्लड निकलते रहेगा लगातार और ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइलोक्विनोन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? तो ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग इसको बताएंगे दोस्तों किन दो नदियों के बीच में है। तक्षशिला जो है प्राचीन भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बट प्रेजेंट में भौगोलिक रूप से यह भारत में स्थित नहीं है। अब आप बताएंगे कि ये किन दो रिवर्स के बीच में स्थित है। सब लोग आंसर दे रहे हैं दोस्तों, वेरी गुड। तो इंडस और झेलम यानी कि सिंधु और झेलम जो रिवर हैं उनके बीच में तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है। कहाँ स्थित है? यह रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इंडस एंड झेलम इसका राइट आंसर है। और दोस्तों झेलम का पुराना नाम क्या था? हाइडस्पीस था, ठीक है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? हाइडस्पीस। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न का आंसर आप देंगे अब कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द रेबीज वैक्सीन? तो रेबीज एक प्रकार का वायरल डिजीज होती है दोस्तों, जो कि वायरस से फैलती है। अगर कोई भी पागल कुत्ता या पागल बंदर या कोई भी एनिमल किसी इंसान को काट ले तो उसमें रेबीज फैल जाता है, ठीक है। तो रेबीज वायरस की खोज, सॉरी वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो रेबीज के वैक्सीन की खोज सबसे पहले की थी दोस्तों लुईस पास्चर ने। वेरी गुड, आप सब लोगों ने सही आंसर दिया। लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी। और जो रेबीज का वायरस होता है दोस्तों उसका नाम क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम होता है लाइसा वायरस, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है और वह उस एनिमल की तरह व्यवहार करने लग जाता है। और जो पानी से डरना होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोफोबिया, ठीक। तो ये बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड? जब हम कोई भी फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में हम पता करते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अब बॉटनी के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, ZBC वाले जानते होंगे। तो बॉटनी के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं, तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है? बताइए सब लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब लोग बताएंगे दोस्तों कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रयान 2 रोवर? तो जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था जो कि 98% सक्सेसफुल रहा था, लेकिन वहां पर चंद्रमा की सरफेस पर कुछ रफ सरफेस होने के कारण उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। तो दोस्तों उसमें एक लैंडर था, एक रोवर था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। तो इसके रोवर का नाम क्या था? इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या था दोस्तों? प्रज्ञान। और इसके लैंडर का नाम क्या था? लैंडर जो इसको लैंड कराता वहां, उसका नाम था विक्रम, ठीक है। ध्यान रखना, रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था। और इसको किससे लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल क्या था इसका? GSLV Mk3, ये इसका लॉन्च व्हीकल रॉकेट था, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया था? व्हेन डिड इसरो लॉन्च चंद्रयान 1 मिशन? सब लोग आंसर दीजिए, कब किया था इसरो ने? बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन। इतनी बात याद रखेंगे। और दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था।
चंद्रयान-1 मिशन किया गया था और इसके रॉकेट का नाम क्या था, लॉन्च व्हीकल का नाम PSLV-C2। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहले संचार उपग्रह का नाम क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, सब लोग इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या था? काफी सारे बंदे इसमें आर्यभट्ट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था, लेकिन मैं पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? द पावर हाउस ऑफ सेल। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता है, जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसे प्लेस को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? अगर आपसे एग्जाम में बोलेगा तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। द मैमल्स विच ले एग्स। तो वह स्तनपाई, वह मैमल जो अंडे देता है। दोस्तों इस दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे मैमल हैं, दो ही ऐसे स्तनपाई हैं जो अंडे देते हैं। एक तो है डकविल्ड प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, और दूसरा होता है एकिडेना, एकिडेना। तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते हैं, एक है डकविल्ड प्लेटिपस और एक होता है एकिडेना। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉट्स इज ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो डॉट्स, आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, डॉट्स पक्के इलाज का पक्का वादा। तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी इसका फुल फॉर्म होता है। और यह किस रोग के से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरक्लोसिस। यक्षमाई हम हिंदी में बोलते हैं, लंग्स की डिजीज होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। और इसमें हम क्या देते हैं? डॉट्स थेरेपी देते हैं, जिसमें बहुत सारी ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को, दवाइयों के कॉम्बिनेशन को पेशेंट को दिया जाता है। और दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस को हम बेसिक लैंग्वेज में टीबी बोलते हैं। ठीक है, और यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकती है, खांसने से, छींकने से या फिर खाने से, किसी और चीज़ से फैल सकती है। हिंदी में इसे संचारी रोग कहा जाता है। नेक्स्ट, इन यूकैरियोटिक सेल्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस। तो दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, उसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? आरएनए कहाँ पर बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस या फिर नाभिक में बनता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप चैनल में बने रहिए, और इसके बाद मैथ्स की वीडियो लाऊंगा। दोस्तों 2 दिन से मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया, कुछ गले में दर्द थी, तो सॉरी इसके लिए। अब रेगुलर वीडियो आएंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।